पिछली क्लासेस में हमने जाना था कि हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बोर की परिकल्पनाओं के बारे में, यानी कि बोर की पोस्टुलेट्स के बारे में। यदि बात की जाए बोर की परिकल्पनाओं की, तो बोर की जो परिकल्पना है वो परमाणु के स्ट्रक्चर से संबंधित है, यानी कि परमाणु मॉडल से संबंधित है। जैसा कि हमें पता था, रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है जहाँ पे जो परमाणु है उसका पूरा का पूरा द्रव्यमान सीमित होता है छोटी सी जगह पे, यानी कि छोटे से आयतन में। यदि पोस्टुलेट की बात की जाए तो पहली परिकल्पना में बोर बताते हैं यहाँ पे कि किसी भी परमाणु में एक नाभिक होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो क्या करेंगे, चक्कर काटते रहेंगे। और वो कौन सा चक्कर रहेगा, तो आप बोलेंगे सर वो वृत्ताकार चक्कर रहेगा, यानी कि पथ जो रहेगा वो क्या होगा, निश्चित वृत्तीय पथ वहां पे रहेगा, उसमें ये इलेक्ट्रॉन गमन करते रहेंगे। तो क्या सर जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गमन कर रहे हैं, यदि इनकी बात की जाए तो सर यहाँ पे जो कक्ष हैं, इनको इन्होंने क्या बोला है, कक्ष बोला है। इनकी जो त्रिज्या और जो ऊर्जा रहेगी वो क्या होगी मेरे भाई, कांस्टेंट होगी, यानी कि नियत रहेगी। कक्ष की ऊर्जा और कक्ष की जो त्रिज्या है वो क्या रहेगी, यहाँ पे नियत रहेगी। अच्छा सर, क्या यहाँ पे कक्ष की ऊर्जा की यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन को यदि दूसरी कक्षा में हम भेज सकते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। यदि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे दें या फिर इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा ले लें तो इलेक्ट्रॉन को एक कक्ष से दूसरे कक्ष में स्थानांतरित किया जा सकता है, और इसी पे आधारित है कौन सा, बोर की सेकंड परिकल्पना। इलेक्ट्रॉन की कक्षा तब तक परिवर्तित नहीं होती है जब तक कि उसमें कोई ऊर्जा परिवर्तन ना कर दिया जाए। ऊर्जा परिवर्तन से मेरा मतलब है कि उसको या तो ऊर्जा दे दी ना जाए और नहीं, या फिर जब तक उसको ऊर्जा ले ली ना जाए, या तो ऊर्जा दे दो या फिर ऊर्जा ले लो, ठीक है जी। तो उसमें परिवर्तन ना किया जाए, यथार्थ यदि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में परिवर्तन नहीं किया जाए तो वो उसी कक्षा में घूमता रहेगा जिसमें पहले था, ठीक है जी। अब यहाँ से एक और बात आपको समझ में आई होगी कि सर रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो नाभिक के आसपास चक्कर काटेंगे, ठीक है, और वो वहाँ पे उनकी ऊर्जा का क्षय होगा। तो यहाँ पे इन्होंने एक बात बहुत ही प्यारी बोली है पहले वाली परिकल्पना में कि सर इनके कक्ष की जो ऊर्जा रहेगी वो क्या रहेगी, नियत रहेगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे नियत ऊर्जा में घूमता रहेगा और वो नाभिक में नहीं गिरेगा, ठीक है जी। अब सेकेंड परिकल्पना में वापस आते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा उसकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। अतः अब देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है, क्या आप ये देख रहे होंगे कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर रहेगा, जैसे कि यदि आपको बताना चाहूँ यहाँ पे तो देखना, जैसे कि मान लीजिए ये कोई नाभिक है, इसमें उन्होंने क्या किया है, कक्ष दिया है। इनको क्या नाम दिया है, कक्ष इनको बोला है, या फिर स्थायी कक्षा बोल सकते हैं या फिर स्टेशनरी इनको बोल सकते हैं। जो सबसे अंदर वाला कक्ष है उसको क्या बोला है, n बराबर 1। जैसे हम बाहर बढ़ते जा रहे हैं तो यहाँ पे n का मान बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे n का मान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है मेरे भाई, यहाँ पे ऊर्जा का मान भी बढ़ता जा रहा है। यानी कि जो ऊर्जा रहेगी, यानी कि जो n रहेगा वो ऊर्जा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पक्की बात है, यानी कि n का मान बढ़ने के साथ में ऊर्जा का मान बढ़ेगा। तो क्या इसका मतलब ऐसा हो सकता है क्या कि सर नाभिक के सबसे पास में कौन सा कक्ष है, तो आप बोलेंगे सर नाभिक के सबसे पास में n बराबर 1 का कक्ष है, ठीक है जी। तो इसकी जो ऊर्जा रहेगी वो क्या होगी मेरे भाई, सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी, n बराबर 1 की। तो ये बात बोली जा सकती है कि सर नाभिक के सबसे पास वाले कक्ष की ऊर्जा सबसे कम रहेगी और जो सबसे दूर रहेगा उसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा रहेगी। अच्छा जी, अब यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देने की, यदि हम बात करते हैं, यदि हम इलेक्ट्रॉन को और ऊर्जा दे देते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा। अब इलेक्ट्रॉन को यदि और ऊर्जा दे दी जाए तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हटता चला जाएगा। पक्की बात है, क्योंकि उसके पास में और ऊर्जा आ गई, और ऊर्जा आने के कारण वो वहाँ पे नाभिक से दूर चला जाएगा, क्योंकि नाभिक के पास वाले जो कक्षक हैं उनकी ऊर्जा तो कम है, लेकिन नाभिक से जो दूर वाले कक्षक हैं उनकी ऊर्जा क्या है, वहाँ पे ज़्यादा है। कक्ष अभी बोला है, कक्षक इन्हीं को कक्षक कहा जाता है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी आप ध्यान रखें कक्ष या फिर स्थायी कक्षा अभी तक के लिए, ठीक है जी। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्या होगा, निम्न से उच्च n में चला जाएगा, यानी कि निम्न n से उच्च n में चला जाएगा। सर ये तो ऊर्जा देने की बात हो गई। यदि हम ऊर्जा ले लें, ऊर्जा को ग्रहण कर लें तो क्या होगा, तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। उच्च से कहाँ पे आ जाएगा, ये निम्न n में आ जाएगा। यानी कि अब क्या होगा, उच्च n से निम्न n की तरफ ये गमन करने लग जाएगा। ये होगा ऊर्जा के परिवर्तन में यहाँ पे, ठीक है जी। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे बोर की तीसरी परिकल्पना के बारे में, तो बोर की तीसरी परिकल्पना बताती है कि जो परमाणु का मूल है ना, ठीक है जी, यानी परमाणविक स्पेक्ट्रा का जो मूल है वो क्या है, ठीक है। तो
तो अब परमाणविक स्पेक्ट्रा की बात की जा रही है। यदि आपके एग्जाम में कभी वन लीनियर क्वेश्चन बनता है कि परमाणविक स्पेक्ट्रा जो है, या फिर हम बात करें कि सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए कि बोर की तीसरी परिकल्पना किससे संबंधित है, तो आप बोलेंगे सर परमाणविक स्पेक्ट्रा के मूल से संबंधित है बोर की तीसरी परिकल्पना या फिर तीसरा पोस्टुलेट। ठीक है जी, चलो भाई। अब इसके अनुसार परमाणु द्वारा उत्सर्जित विकिरण जो ऊर्जा के रूप में बाहर निकलती है, अब विकिरण जो रहेगी वो तो ऑब्वियसली ऊर्जा के रूप में ही बाहर निकलेगी, तो हम पहले ही देख चुके हैं जब हमने यहाँ पे प्लांक का सिद्धांत पढ़ा था। ठीक है जी, क्योंकि उन्होंने ऊर्जा को पैकेट्स के फॉर्म में लिया था और वही क्या थी, विद्युत चुंबकीय विकिरण थी। ठीक है जी, के रूप में बाहर निकलती है। वो प्रारंभिक वो अंतिम कक्ष के ऊर्जा अंतर पर निर्भर करती है। अब एक बात आप यहाँ पे देखो। ठीक है जी, अब इस चीज को मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि ये नाभिक है। अब यदि बात की जाए कि सर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, तो इलेक्ट्रॉन से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऊर्जा ले रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को त्याग रहा है। अच्छा जी, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहाँ पर था और इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी वो कितनी थी यहाँ पे मेरे भाई, 5 थी। अब इलेक्ट्रॉन चला गया कहाँ पे, यहाँ पे। अब इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा रह गई वही कितनी रह गई, यहाँ पे 2 रह गई। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात यदि आपसे पूछी जाए तो सर पहले क्या था इलेक्ट्रॉन, पहले यदि ये फर्स्ट वाली कंडीशन इसको माने और इसको हम सेकंड वाली कंडीशन माने, तो पहले वाली कंडीशन में हम देख रहे हैं कि ये क्या है, नाभिक से दूर है। यानी कि नाभिक से दूर है, इसका मतलब क्या है, ये उच्च कक्षक में बैठा हुआ है, यानी कि उच्च कक्ष में बैठा हुआ है, उच्च स्थायी कक्षा में बैठा हुआ है, एनर्जी ज़्यादा है। अब यदि हम इसकी बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, तो यहाँ पे कक्ष की जो ऊर्जा है वो क्या है, निम्न है। यानी कि ऐसी बात कही जा सकती है कि सर अब हमने यहाँ पे क्या किया है, इलेक्ट्रॉन से उसकी ऊर्जा ले ली और जैसे ही हमने ऊर्जा ली तो वह क्या हुआ, यहाँ से जंप करके यहाँ पे चला गया। अब जैसे ही यहाँ पे जंप करके गया है तो सर हमने यहाँ पे क्या किया है कि सर पहले कितनी ऊर्जा थी, तो आप बोलेंगे सर 5 थी, बाद में कितनी रह गई भाई, 2 रह गई। तो क्षय कितना हुआ, तो आप देखेंगे कि सर यहाँ पे डेल ई की यदि हम बात करें, ठीक है जी, यदि मैं इसको E1 बोल दूँ और इसको E2 बोल दूँ तो ये कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे, E1 माइनस E2 बराबर कितना आएगा। तो आप बोलेंगे सर एक काम करो, इसको निकालने का तरीका ये है कि 5 में से आप 2 को माइनस कर दो। जैसे ही मैं 5 में से 2 को माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, यानी कि 3 ऊर्जा का क्षय हुआ है और ये विकिरणी तो है। ठीक है, और इस ऊर्जा को इन्होंने क्या किया है, एक रिलेशन दिया है, उसको आप देखेंगे यहाँ पे। यदि बात की जाए इसके रिलेशन की तो वो क्या बोला है, प्रारंभिक व अंतिम कक्ष की ऊर्जा का अंतर उस पर निर्भर करेगा कि विकिरण की ऊर्जा कितनी है। ठीक है जी, अब यदि यहाँ पे विकिरण की ऊर्जा की बात की जाए तो आपको पता ही है कितना होता है, Sc/λ। ये हम कहाँ से जानते हैं, प्लांक सिद्धांत आपने पढ़ा था, E बराबर h न्यू और न्यू बराबर कितना होता है, C/λ। ठीक है जी, तो उसको किसके बराबर कर दिया भाई, यहाँ पे E फाइनल माइनस E इनिशियल यहाँ पे कर दिया। ठीक है जी, अब देखो, अब यदि बात की जाए, यदि मैं इसको लैम्डा के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो यहाँ पे ये इसको HC लिख लेना। ठीक है जी, 1/λ इज इक्वल टू 1/HC E फाइनल माइनस E इनिशियल होगा। ठीक है जी, चलो जी, अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो सर रिडबर्ग व्यंजक आपने पढ़ा था। ठीक है, जब आपने स्पेक्ट्रम पढ़े थे उस टाइम पे आपने देखा था, रिडबर्ग नाम से एक एक्सप्रेशन आपके सामने आया था। ठीक है जी, तो ये जो एक्सप्रेशन है ना वो कहीं ना कहीं रिडबर्ग व्यंजक से यानी कि रिडबर्ग एक्सप्रेशन से वहाँ पे मैच कर रहा है, जहाँ पे h क्या है भाई मेरे, प्लैंक कांस्टेंट है, और c हमारा एज ऑलवेज स्पीड ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की चाल बोल लीजिए या फिर प्रकाश का वेग बोल सकते हैं। ठीक है जी, चलो भाई, अब इतनी बात हमें पता ही है कि जितनी भी यहाँ पे ऊर्जा स्तर रहेंगे सबके कुछ ना कुछ निश्चित मान रहेंगे। ठीक है जी, और उनकी ऊर्जाओं के बीच में जो अंतर रहेगा उनके भी क्या होंगे भाई मेरे यहाँ पे निश्चित मान होंगे। अगली हम बात करते हैं तो ये वाला रिलेशन आपको पता ही है जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ लिया था। ठीक है जी, अब देखो ये एक बहुत अच्छी डेफिनेशन यहाँ पे आई है, क्वांटीकृत किसे बोला जाता है, कोई सी भी राशि जिसके कभी कुछ भी निश्चित मान होते हैं, यानी कि कोई भी फिक्स वैल्यू यदि हो जाती है, कोई सी भी राशि ले सकते हैं हम, यदि उसकी कोई फिक्स वैल्यू है यानी कि कोई निश्चित मान उसका है, ठीक है जी, तो उसे क्या बोला जाता है कि ये क्वांटीकृत है, यानी कि इसका क्वांटाइजेशन हो रखा है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना, क्वांटीकृत किसे बोला जाता है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं यहाँ पे 4th नंबर की। अच्छा जी, 4th नंबर में इन्होंने बताया किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होगा वो क्या होगा भाई मेरे, क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत की बात आ गई, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो क्या होता है भाई मेरे, फिक्स होता है। ठीक है जी, कि इस कक्षा में इसका कोणीय संवेग ये वाला रहेगा। ठीक है जी, अब यदि हम बात करें
तो सर कोणीय संवेग की हम बात करें तो उसका परिणाम को हम किससे दर्शाते हैं, तो आप बोलेंगे सर उसके परिणाम को हम mvr से दर्शाते हैं। यानी कि कोणीय संवेग के परिणाम की हम बात करें तो उसको किससे दर्शाया जाता है, उसको यहाँ पे mvr से दर्शाया जाता है, जहाँ पे mvr बराबर क्या होता है भाई मेरे, mvr जो रहेगा वो बराबर क्या होगा, nh/2π। यानी कि सिर्फ ये वाला कोणीय संवेग वाला जो इलेक्ट्रॉन है वही पॉसिबल है, यानी कि ये वाला होना चाहिए। अब यहाँ पे बात क्या आती है कि सर एक कंडीशन दी हुई है कि ई जो n है ना वो क्या होना चाहिए भाई मेरे, यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर बोले तो सर पूर्णांक होना चाहिए। अच्छा सर क्या ऐसा हो सकता है क्या कि mvr बराबर 0.5 h/2π, तो बात थोड़ी सी गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सर जो n की वैल्यू आ गई ना यहाँ पे वो क्या आ गई भाई मेरे, 0.5 डेसिमल में आ गई, तो ये एक वाली कहानी मंजूर नहीं होगी, यानी कि इसको हम कर देंगे क्या, ख़त्म। तो यहाँ पे सिर्फ यही बात मंजूर होगी कि n का जो मान आएगा भाई मेरे वो क्या आना चाहिए, यहाँ पे इंटीजर आना चाहिए। यदि आप डायग्राम देखते हैं तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि जो m है वो क्या है, यहाँ पे पार्टिकल का मास है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास हम बोल सकते हैं यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। ये रेडियस है और ये यहाँ पे क्या है, इस दिशा में इसका वेग है, यानी कि इस दिशा में इसकी वेलोसिटी है, ठीक है जी। अब हम अगली क्लास में बात करेंगे यहाँ पे जो कक्षक की जो त्रिज्या थी, यानी कक्ष की जो त्रिज्या थी उसके बारे में बात करेंगे, उसकी ऊर्जा के बारे में हम वहाँ पे बात करेंगे और वेग के बारे में भी थोड़ी सी बातें करेंगे, ठीक है जी। तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में, धन्यवाद।